अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ऑटम 21 इसका मैंने अपना सोल्यूशन भी दिया था। आईकेप के सोल्यूशन में मुझे फिर याद आया गलती भी थी। अपना सोल्यूशन दिया था मैंने आपको, और इसमें एक मसला ये हो सकता है कि न्यू मटेरियल लॉसेस से पहले ऐड हो रहा है कि बाद में? पहले, क्योंकि न्यू मटेरियल प्रोसेस के शुरू में ऐड हो जाता है। तो शुरू में मतलब है प्रोसेस अभी 0% ही होता है, मटेरियल ऐड हो जाता है। हाँ, था तो क्या कह सकते हैं, था। चलो हो गया है 10 नंबर, क्या कह सकते हैं है? नहीं, ये तो वैसे ऑफिशियल बात है कि जो नंबर होते हैं सवाल के, उसमें जो मार्किंग प्लान बना होता है, मुझे ऐसे बहुत ज्यादा ये बात समझ नहीं आई हुई है वैसे, लेकिन ये मैं आपको ऑफिशियल बात ही बता रहा हूँ। आईकेप की मीटिंग में एक दफा ये बात हुई थी और मैं कहा था कि आप ये बिल्कुल शेयर करें बच्चों से कि जो मार्किंग प्लान होता होगा, 10 नंबर का सवाल है अगर, तो जो मार्किंग प्लान रखा गया होता होगा, लेट से वो 13-14 नंबर का रखा गया होता होगा। यानी ये करेगा तो ये नंबर, ये करेगा तो ये नंबर, ये करेगा तो ये नंबर, ये करेगा तो ये नंबर। अगर किसी स्टूडेंट ने पूरा सवाल नहीं भी किया, इवन देन जिस चीज के नंबर रखे गए थे वो काम करके भी हो सकता है उसके 14 नंबर आ रहे हो, 12 नंबर आ रहे हो। यानी सवाल 15 नंबर का है अगर, और उन्होंने जो मार्किंग प्लान बनाया हुआ है कि इस वैल्यू के इतने नंबर हैं, इस वैल्यू के इतने नंबर हैं, उनका अगर ग्रैंड टोटल करें तो शायद हो सकता है वो 18 बनता हो। किसी तरह बस स्टूडेंट को मार्क्स मिल जाएं, ये ऑब्जेक्टिव होता है कैब का। ये मैं आपको मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुई और बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, बात बता रहा हूं। आप लोग ही पेपर नहीं कर रहे होते जो कि आप बाहर आके आपको लगता है कि मेरा पेपर तो बड़ा जबरदस्त हुआ था, तो क्या कोई दुश्मन बैठा हुआ था, कोई साजिश हुई थी आपके खिलाफ? कैसे मतलब को पेपर चेंज कर दिया किसी ने? किसी को क्या पता आप कौन है? तो इसलिए स्टूडेंट्स ने ही सही अटेम्प्ट नहीं किया होता, वरना आईकेप की तरफ से पूरी कोशिश होती है कि नंबर ज्यादा से ज्यादा मिले। और हमारी मतलब कॉलेज की इंटरनल इंफॉर्मेशन के मुताबिक 49 पे कोई फेल भी नहीं होता। ये जो आपको 49 पे कोई फेल होने का कहता है ना, वो ड्रामा कर रहा होता, वो फोटोशॉप करके आपको दिखा रहा होता। 48 पे हो जाते हैं, 49 पे नहीं फेल होते, वो ड्रामेबाजी होती है लोगों की। तो ग्रेस मार्क्स कौन सी बात? नहीं, वो तो उससे एक सवाल के लिए है ना, ये नहीं कि 45 नंबर आ रहा है तो 5 देके पास कर दें, ये नहीं कह रहा। जितना अटेम्प्ट किया उसकी बेस पे बात कर रहा हूँ। तो 49 पे अगर वो फेल होता है तो वो पास ही कर देते हैं। तो अगर आपको कोई बता रहा था यार, बल्कि एक दफा मुझे स्टूडेंट ने कहा कि सर मेरे ना 49.5 नंबर आए हैं। ये 2013 की बात है, शायद 2013 की गल बन गई। मैं 49.5 मार्क्स है। नहीं मान लिया होता तो हंस थोड़ी रहा होता है। नहीं माना, बच्चों की मासूमियत की बात कर रहा हूँ। तो आपको अगर कोई मैसेज भी दिखा रहा होता है ना, तो वो फ्रॉड ही होता है जी। बल्कि वो मैं अक्सर क्लासेस में पहले भी सुनाता था, काफी से सुनाया नहीं। जाब साहब एक दफा मीटिंग में बता रहे थे कि एक बच्चा था, उसके ना वालदा ही मिलने रिजल्ट के बाद, और बड़ी दुखी थी कि मैंने अपने बच्चे को, उसने कहा भी था मैंने पढ़ना है, हम फैमिली शादी थी, हम चले गए बच्चे को लेके, वो बेचारा पढ़ ही नहीं सका। अब जब उसका रिजल्ट आया है तो 48, 47 इस तरह करके ना वो फेल है तीनों में। तो जाब साहब कहते जब उसका इंटरनल रिकॉर्ड मंगवा के देखते हैं क्या मशवरा दें बच्चे को। तो जब इंटरनल रिकॉर्ड मंगवाया उसके टेस्ट वेस्ट का देखने के लिए, तो बैक वाले सारे स्टूडेंट्स का डाटा भी साथ कंपाइल कर रहे होते हैं, तो उसके जो नंबर थे असल में वो 20s और इस तरह के थे। तो वो जब दिखाया उसकी वालदा को, उसका तो ये रिजल्ट है, कहती नहीं ये देखें मेरे मोबाइल में मैसेज आया कैब की तरफ से। देखा, आई कैप से मैसेज आया है मुझे है? उसने अपनी अम्मी के मोबाइल में अपना एक नंबर आई कैप के नाम से सेव किया और मैसेज किया, तो उसकी अम्मी ने कहा तो आई कैप से मैसेज आया है। तो इसलिए अगर आपको 49 का फेलियर बता रहा है तो वो प्रॉब्ली वो आई कैप से मैसेज ही किया होगा।
ऑटम 21 में एक मसला ये हो सकता है, अच्छा ठीक है, ऑटम 21 ये कैसे पता कि प्रोसेस 2 का सवाल है? होमवर्क किया है, किया है। प्रोसेस 2 पता चल रहा है, लिखा हुआ प्रोसेस 2। ये कैसे पता चल रहा है कि केस 2 का सवाल है? क्योंकि न्यू मटेरियल की क्वांटिटी भी आ रही है, तो केस 2 का सवाल है। ये कैसे पता कि लॉसेस बिफोर न्यू मटेरियल हो रहे हैं कि आफ्टर? क्योंकि यही 2-4 मसले हैं उसमें। तो मटेरियल नया वाला स्टार्ट ऑफ प्रोसेस हो रहा है और इंस्पेक्शन स्टेज 60% है, तो मटेरियल पहले आ रहा है, लॉसेस बाद में हो रहे हैं। तो ये वो 0.4 वाला काम है जो बताया था। अच्छा, और इसमें मसला हो सकता है ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के जो 2 टुकड़े किए हुए हैं। तो ये बात पहले भी मैं एक दफा बता चुका था। ये ऐसे ही है कि 2 अलग अलग मशीनों में पड़े हुए थे, तो कुछ ज्यादा कंप्लीट हो गए थे, कुछ थोड़े कंप्लीट हुए थे। तो इसी एतबार से ईपी में उनके यूनिट्स आएंगे और इसी एतबार से इंस्पेक्टेड यूनिट्स में भी इन्हीं का ख्याल रखना है। आपने इसमें कुछ पूछना है तो पूछें, अगर किया है। क्या लिखा होता फिर? नहीं, इसमें क्या ना लिखा होता? हाँ, नहीं, दोनों का डाटा दिया होता तो फिर कुछ बताता ही ना कि दोनों का सवाल कर रहा है कि एक का सवाल कर रहा है, फिर तो लाजमी बताता वो। ऑटम 21 डन। चल किया होगा, नहीं पूछता मैं किस किसने किया ही होगा, सारे समझदार लोग हैं, किया होगा। हाँ जी जी, आउटपुट के 60 थे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में किन यूनिट्स की बात कर रहे हो जी? जी जी, कैसे? हाँ, तो इनके साथ क्यों मिला रहे हो? मुझे आपका सवाल नहीं समझ नहीं आ रहा, पूछना क्या चाह रहे हैं? स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 50 to 500 है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं मजीद? हाँ, तो उनको स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड में क्यों मिला रहे हो? हाँ, अच्छा, आउटपुट 60,000 है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि 52,500 स्टार्टेड कंप्लीटेड हो गए, फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का जो ईपी लिखा हुआ है, ठीक है, 1050 प्लस 13, ठीक है, ये मिला के 60 आना चाहिए। क्यों? ईपी में लिखे यूनिट्स को आप मिला के वो आउटपुट से क्यों टैली कर रहे हैं? ईपी का कॉन्सेप्ट तो बेटे ईपी का भी तो कॉन्सेप्ट है ना, आप ईपी के यूनिट्स मिलाएंगे तो वो पूरा आउटपुट तो नहीं बनेंगे। कन्वर्जन में तो वो परसेंटेज लगा के इक्विवेलेंट यूनिट लिखे होते हैं। 1035 1050 तो कोई चीज नहीं है, 3000 यूनिट थे, आउटपुट कितना है? 60,000। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने हैं? 60,000 में से 75 ओपनिंग है और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 52,500 है। इन्हीं दोनों को मिलाओगे तो 60 बनेगा। अगर आप ये कह रहे हैं जी इसका इक्विवेलेंट यूनिट इतने बनते हैं तो उनको मैं 52,500 में मिलाऊं तो 60 थोड़ी बनेगा। 7500 ओपनिंग है, इतने स्टार्टेड कंप्लीटेड है, ये दोनों मिला के ही 60 है। इनके सामने जो ईपी के अंदर यूनिट्स लिखे हुए, अगर आप वो इसके साथ ऐड करके 60 बनाना चाह रहे हैं तो क्यों बनेगा वो 60? ऐसे ना करो यार।
ऑटम 21 में और किसी का सवाल किया होगा तो मसले होंगे। किया कोई मसला नहीं वाकई नहीं, लिख के करना होता है दे। ऑटम 21 में कुछ नहीं पूछना। ऑटम 2016 क्वेश्चन नंबर 3। ऑटम 2016 क्वेश्चन नंबर 3, इसका मैंने खुद से सॉल्यूशन दिया था और मुझे लगता है कि पेज ही बांटा था, शायद नहीं बांटा होगा तो सॉफ्ट कॉपी दी होगी। है पेज बांटा कौन सा भला, कौन सा? बेला एंटरप्राइजेस के नाम से सवाल है। ऑटम 2016 क्वेश्चन नंबर 3, ये को 3-4 दिन पहले होमवर्क दिया होगा। इसका पार्ट ए, इसका पार्ट ए और पार्ट बी होमवर्क था। पार्ट सी के लिए कहा था जगह रख लेना, नहीं रखी थी तो कोई बात नहीं, दिल में जगह होनी चाहिए, कोई बात नहीं। इसका पार्ट सी आप अभी सॉल्व कर दें जल्दी से, जल्दी जल्दी करना, बहुत सारा कुछ कराना है आगे। ऑटम 2016 बेला एंटरप्राइजेस क्वेश्चन नंबर 3, ये पहले एक दफा होमवर्क दिया था, पार्ट ए पार्ट बी कर लिया था आपने, पार्ट सी एंट्रीज थी वो नहीं की थी। लेक्चर 41 में 45 इसका मैंने सॉल्यूशन दिया था अलग से, क्योंकि आईकेप के सॉल्यूशन में वो उस फॉर्मेट से नहीं है जिस तरह मैंने सिखा हुआ है, इसलिए अपने फॉर्मेट पे बना के दिया था। पार्ट ए और बी कर लिया होगा जिन्होंने किया होगा, पार्ट सी नहीं किया था। अब कर दें जल्दी से, लिख के करना तो अच्छी बात है, फिर भी किसी को लिख के मौत पड़ती हो तो चलो जबानी ही सही, लेकिन करें जरूर। एंट्रीज मांगी किसकी हैं? गेन्स एंड लॉसेस की, यानी नॉर्मल लॉस वाली एंट्री और एएल और एजी वाली एंट्रीज, ये एंट्रीज मांगी है। मटेरियल लेबर की तो मांगी नहीं है, सिर्फ लॉसेस और एबनॉर्मल गेन लॉस अगर है तो वो एंट्री मांगी। अच्छा, ये वेट इसलिए है कि आप कर रहे हैं सवाल, अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं आगे पढ़ाता हूं। है जी, समझ नहीं आई? ये तो आप देखें ना,
लेसर। तो फिर वो जीआरबी ही आरबी होगी। हाँ कैसा इतनी देर की है नहीं। नॉर्मल लॉस की एंट्री स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट नॉर्मल लॉस ई स्क्रैप वैल्यू से। फिर उसके बाद एबनॉर्मल लॉस था या गेन था? लॉस था। फिर एबनॉर्मल लॉस की एंट्री एबनॉर्मल लॉस डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट उनकी कॉस्ट से। फिर उसके बाद इसको स्क्रैप में ट्रांसफर करना है और नेट पीएनएल में जाना है। तो एबनॉर्मल लॉस अपनी कॉस्ट से क्रेडिट, स्क्रैप इन्वेंट्री एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू से डेबिट और बाकी पीएनएल डेबिट। बस ये एंट्रीज थी। और बेचने की भी करते आईकैप के सॉल्यूशन में से बेचने वाली नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल में बेचने वाली भी होनी चाहिए। स्क्रैप तो लॉसेस से रिलेटेड है वो, तो वो भी कर लें तो अच्छी बात है। तो कैश डेबिट और स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट जिन्होंने किया है अभी इस मुश्किल पूछा मैंने आपको सॉल्यूशन दिया था। देखिए जो एंट्रीज है ना, ये कोई स्टैंडर्ड की एंट्रीज नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है, एंड रिजल्ट सबका एक ही बनता है। तो इसलिए जैसे सिखाई है वैसे कर लें। एक्चुअल जितना बेचे जर्नल एंट्रीज डन, टी अकाउंट्स भी डन। टी अकाउंट करा तो दिया ना यार, एक होमवर्क कर लिया, एक कल क्लास में कर दिया तो हो गया ना। आज का होमवर्क सवाल बहुत अच्छा है, इसकी लॉस की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। स्प्रिंग 2019 आज का होमवर्क करके आना यार। होमवर्क स्प्रिंग 2019, स्प्रिंग 2019 में क्वेश्चन नंबर 1 था, ट्यूलिप इंटरप्राइजेस के नाम से होगा। स्प्रिंग 2019 का क्वेश्चन नंबर 1 था,
ट्यूलिप इंटरप्राइजेस, पैक की बुक में मैंने अपना सोल्यूशन ही छापा हुआ है, आईकैप का सोल्यूशन ठीक है, बस मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ब्रैकेट में, यानी मैंने कोशिश किया कि ज्यादा वर्किंग समझा सकूं। तो वो पैक की बुक में मैंने अपना सोल्यूशन छुपाया हुआ है, और किसी के पास पैक की बुक ना हो तो कोई नेक दिल इंसान उसकी पिक्चर लेके तो ग्रुप में डाल देना। ये करना है सवाल, इसमें लॉस की अच्छी कैलकुलेशन है, किलोज लीटर्स, ये अच्छी कन्वर्जन है। बचपन में एक चीज सिखाई थी कि जो काम फिगर्स के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा होता है वही उसके मेजरमेंट यूनिट्स के साथ भी होता है, तो ये अच्छी मिसाल थी इसमें, इसमें किलो लीटर इस सब के ऊपर कन्वर्जन थी। तो ये कैलकुलेशन करिएगा, अच्छा सवाल है, करके आइएगा। अच्छा, कल एक सवाल मैंने बोर्ड पे किया था और उसमें एक पॉइंट था जो मैंने कहा था उस वक्त इग्नोर करने। ऑटम 2014, अबाबिल फूड्स, अबाबिल फूड्स कल क्लास में मैंने किया था, उसमें एक सवाल की एक लाइन कहा था इसको इग्नोर करने फिलहाल। तो कल वाले सवाल में उसका काम कोई नहीं था, ऐसा क्या लिखा होता कि उसका काम होता, और काम होता तो क्या होता वो बता रहा हूं। 4,40,000 किलो एक चीज दी हुई थी, वेट आफ्टर कुकिंग। कल वाले सवाल में इसका काम नहीं था, क्यों नहीं था वो भी बता देता हूं, और अगर काम होता तो क्या काम होता वो भी बताता हूं। महीने के शुरू में, यानी जब महीना स्टार्ट हुआ तो मशीन में कितने किलो चिकन मौजूद था? 30,000 किलो। और कितने किलो आया? 420, यानी टोटल 450,000 किलो है जो इस महीने में मशीनों के अंदर है। नॉर्मल लॉस कितना था? है 19250 था, लेकिन इसको अगर तोड़ें वेट लॉस में और रिजेक्शन में तो ये 77 था, और ये कल किया था। और अब नॉर्मल लॉस कितना था? 3750। 30,000 पहले से था, 420,000 केजी और आया, टोटल 4.5 लाख किलो है जो इस महीने में मशीनों के अंदर है। क्या हो रहा है उन मशीनों में? कुक हो रहा है। कुक होने के बाद ये वजन 4,40,000 किलो रह गया, बाकी 10 किधर गया? जिनके अंदर पानी नमी होता है ना वो उड़ गया, वजन कम रह गया। तो 10,000 किलो वेट लॉस या रिजेक्शन? वेट लॉस। एक्चुअल या नॉर्मल? ये एक्चुअल है, इतने किलो मशीन के अंदर था, वजन इतना रह गया, वेट आफ्टर कुकिंग इतना, तो एक्चुअली इतना 10,000 किलो है जो वेट लॉस हुआ। वेट लॉस ये क्या किया है? एबनॉर्मल लॉस को तोड़ा है। कैसे तोड़ा है? यहां से पता चला एक्चुअल वेट लॉस, उस एक्चुअल वेट लॉस में से नॉर्मल वेट लॉस निकाला तो एबनॉर्मल वेट लॉस आ गया। ये टोटल एबनॉर्मल लॉस है, इतना वेट लॉस है, तो बाकी रिजेक्शन है। इस सवाल में ये करने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारा प्रोसेस अकाउंट में टोटल एबनॉर्मल लॉस आना था और वो लिख दिया था। अमाउंट सामने क्या आनी थी? कॉस्ट निकाल ली थी, कॉस्ट। अगर इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज मांगी होती तो एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप की एंट्री होती है, एबनॉर्मल लॉस, तो वो स्क्रैप इसके लिए तो नहीं हो सकता था, उसके लिए फिर 1450 निकालना पड़ता। तो अगर इस क्वेश्चन में एंट्रीज मांगी होती तो फिर हमें जरूर इस 440 का इस्तेमाल करना पड़ता, और वो ऐसे इस्तेमाल होता ये निकालने के लिए। क्योंकि पूछा ही प्रोसेस अकाउंट था तो इसका तोड़ना जरूरी नहीं था, जब इसका तोड़ना जरूरी नहीं था तो मैं 10,000 की भी कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए इस 440 का कुछ नहीं किया। है जी, कुछ समझ नहीं आया? कुछ भी समझ नहीं आया?
दोबारा सुन लें जिनको कुछ समझ नहीं आया, और अगर फिर भी ना समझ आया तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। टोटल मशीनों के अंदर 4,50,000 किलो मौजूद है चिकन कुकिंग के लिए, लेकिन कुकिंग के बाद वजन रह गया 440। ये बताया हुआ सवाल के अंदर। तो 10,000 किलो गया ना फिर वजन लॉस, तो एक्चुअल वेट लॉस 10,000 किलो है। नॉर्मल वेट लॉस ये कल कर लिया था कैलकुलेट, तो अगर एक्चुअल वेट लॉस इतना है, नॉर्मल इतना है, तो बाकी अब नॉर्मल वेट लॉस है। ये जो लॉस हो रहा है ये वेट लॉस की वजह से भी है, रिजेक्शन की वजह से भी है। ये 3750 क्या है? टोटल एबनॉर्मल लॉस, रिजेक्शन की वजह से भी, वेट लॉस की वजह से भी। इसमें से इतना अगर वेट लॉस है तो बाकी रिजेक्शन होगा। तो इस 3750 के कल टुकड़े करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर स्क्रैप इन्वेंट्री की एंट्री करनी होती तो फिर इसके हमें टुकड़े करने होते, क्योंकि इसके लिए स्क्रैप इन्वेंट्री होती, उसके लिए ना होती, तो 1450 निकालना पड़ता। अगर अब भी समझ नहीं आई तो कुछ नहीं कहा मैंने, कोई मसला नहीं। जी पहली पार्टी में एक लेक्चर गुजार दिया यार पूरा, क्या पार्ट। जी जी भाई स्टार्ट करने लगा। अच्छा शुक्रिया। अच्छा जिन्होंने नोट किया है तो ये क्या नोट किया, मतलब क्या करना है इसका, तो ये ज़बानी याद रहेगा। ये साथ बात भी लिखेंगे क्या किया है, क्यों किया है। ज्वाइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स, आई के आपने इसको एक चैप्टर अलग बनाया है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी, इकट्ठे टॉपिक तो एक ही है, तो मैं इसको इसी टॉपिक में ही रख रहा हूं। और ये प्रोसेस कॉस्टिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बहुत। हो सकता है सवाल ही ना आए, हो सकता है कि ना आए, लेकिन ये नॉर्मली आता है, और बड़ा सवाल भी आ जाता होता है, और 10-12 नंबर का भी आ सकता है। इस दफा आया था इसका। ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट के सवाल ऑटम 22, स्प्रिंग 20, ऑटम 17, बल्कि एक 2018 में भी था, ऑटम 15। ऑटम में देना पेपर, अभी से प्लान कर लिया। चलिए इधर सुने, ये कैलकुलेशन बतानी है मैंने। जॉइंट प्रोडक्ट्स, जॉइंट प्रोडक्ट्स की मिसाल प्रोसेस 1 में कच्चा दूध, मतलब फ्रेश मिल्क, फिर इसमें उसको उबाला, अब दूध पका लिया, अब ये उबला हुआ दूध आ गया, ये चला गया प्रोसेस 2 में। अब इससे ये इनपुट है, इससे जो आउटपुट होगा, अच्छा कोई यहां पर है बाय प्रोफेशन जिसकी ये इंडस्ट्री हो, उसको ज्यादा बेहतर पता हो, तो मुझे नहीं पता, बस हम मिसाल ही बना रहे हैं। अब एक मशीन होगी, क्या कोई मशीन होगी जिसने इस दूध के आगे कंपोनेंट्स तोड़ने हैं, दूध अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। फ्रेश है, सही खालिस दूध है, क्रीम और
देसी घी है, घी, चलो घी है जी। वैसे तो वो मलाई से ही बनेगा, लेकिन चले खैर है ना, आपको आता है ना मुझे आता है, बात समझा रहा हूं बस। ये प्रोसेस अभी मिसाल में मैंने प्रोसेस 2 रखा है। इस प्रोसेस का इनपुट तो कोई एक चीज ही है, लेकिन जो प्रोडक्ट आउटपुट है वो एक से ज्यादा है। इनको जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। और जॉइंट प्रोडक्ट्स इस मिसाल में प्रोसेस 2 के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होगी, यानी प्रोसेस 2 का सवाल सॉल्व करते हुए जॉइंट प्रोडक्ट का सवाल होगा। जिस प्रोसेस से आउटपुट एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स हैं, सारे मेन प्रोडक्ट्स हैं, यानी ये सब बेचना मकसद है बिजनेस का, इनको जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। और मिसाल क्रूड ऑयल, अब ये इसका इनपुट है और आउटपुट के लिए इसके कर लिए टुकड़े, क्या है? केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल। अब ये इसी प्रोसेस का इनपुट एक ही चीज थी, लेकिन जो आउटपुट है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, इनको जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। इस मिसाल में वो प्रोसेस 2 का सवाल जॉइंट प्रोडक्ट का सवाल है, इस मिसाल में प्रोसेस 1 का सवाल जॉइंट प्रोडक्ट का सवाल है। अब ये जो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, हो सकता है कि ये फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है कि इसने अभी मजीद प्रोसेस होना हो। इस प्रोसेस से बाहर निकलने के बाद ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। अगर मिसाल के तौर पे ये फाइनल है, बस ये आगे पैकिंग में चला जाएगा, हो सकता है इसमें कुछ और केमिकल मिलाना हो सकता है इसमें कोई और चीज मिलनी हो, तो ये फिर आगे अलग अलग प्रोसेसेस में चले जाएंगे। तो जॉइंट प्रोडक्ट हो भी सकता है कि फाइनल शक्ल में हो भी सकता है कि फर्दर प्रोसेस के लिए इसने आगे किसी और प्रोसेस में चला जाना हो, लेकिन इनको जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं क्योंकि ये एक ही प्रोसेस का आउटपुट जो कि एक से ज्यादा तरह की चीजें, इसलिए इनको जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। इनके बारे में कुछ 2-3 लाइनें अपने लिए लिखनी है तो लिख लें, फिर मैं आगे बताता हूं कि करना क्या है जी। ट्रैवल क्या, इसमें क्या होगा? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, एक मिसाल बाय प्रोडक्ट की भी होती है, वो अगली क्लास में होगी बात। ये मेरे ख्याल में बाय प्रोडक्ट है जो आप कह रहे हैं। जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं जो एक प्रोसेस का आउटपुट एक से ज्यादा तरह के मेन प्रोडक्ट्स हैं, और आपको सवाल में नहीं फैसला करना होगा कि जॉइंट प्रोडक्ट्स कितने तोड़ने हैं, इसमें से दिए होंगे आपको जॉइंट प्रोडक्ट्स। ये मिसालें नोट कर रहे हैं जरूर करें, लेकिन ये भी कुछ ना कुछ लिख लें अपने आप को समझाने के लिए कि जिस प्रोसेस का इनपुट एक ही तरह की चीज थी लेकिन आउटपुट मल्टीपल में टूट गया, तो वो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। नहीं, वहां देखिए प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 में भी हो सकता है जी। बाकी सब कुछ वही है, यानी इस प्रोसेस 2 में इनपुट, कन्वर्जन, ओपनिंग क्लोजिंग, वर्क इन प्रोसेस, लॉसेस, सब कुछ वही होगा। हो सकता है न्यू मटेरियल भी हो सकता है, जो पड़ा है सब कुछ वैसे ही है। अच्छा, जो इसमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा वो ये होंगे या ये होगा? वो यही है। इनकी पहचान ही तब है जब ये आउटपुट है, तो इससे पहले पहले जैसे पहले पड़ा था सब वही है, सिर्फ आउटपुट है जो तोड़ना है। बाय प्रोडक्ट कहां लिखा मैंने है? अभी कहां लिखी बात? अभी जॉइंट प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूं। अच्छा, अब इसमें करना क्या है? इनकी अलग अलग कॉस्ट जानने की जरूरत है? बिल्कुल है भाई। बेचना है तो उनकी कॉस्ट ना बताओ। हो सकता है एक आगे मजीद किसी प्रोसेस में लेके जाना है, तो उसकी कॉस्ट नहीं पता होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। तो ये किस कॉस्ट के टुकड़े करने हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स के। क्योंकि ये जो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं ये आउटपुट है जो अब इनमें टूटा हुआ है, तो इनकी कॉस्ट कैसे होगी? जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाला करते थे वहां तक ये वैसा ही सवाल है, उससे और आगे है। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जो है ना, ये कोई बहुत डिफरेंट टॉपिक नहीं है। जो पहले कर चुके थे सब कुछ वैसा ही है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स वैसे ही निकालेंगे, उससे आगे कुछ और करना होगा, ये वो आगे। ये 2-4 बातें लिख ही देता हूं।
अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स जैसे पहले निकालते थे, अगर फाइफो मेथड है तो 4-5 लाइनें ऐड करके, और अगर वेटेड एवरेज है तो एक ही ब्रैकेट में निकल आया आंसर कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। अब उस कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स को इन जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट में बांटना है, और जब किसी चीज को बांटना होता है तो कोई रेशो चाहिए होती है, तो इसके लिए दो रेशोज हैं, उनमें से कोई एक इस्तेमाल होती है। एक होती है रेशो ऑफ टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जो इनकी क्वांटिटीज की रेशो है वो इस्तेमाल होती है, या फिर रेशो ऑफ, लिखता हूं अभी, एक सवाल के साथ समझाता हूं फिर लिखता हूं। ये 5-6 वर्ड लिखने इधर, और मैंने इधर 5-6 वर्ड लिखने बस। इनमें से कौन सी रेशो यूज करनी है सवाल वाले ने बताया होगा। अगर नहीं बताया और दोनों का डाटा अवेलेबल है तो बाय डिफॉल्ट ये वाली है। रेशो ऑफ है कुछ, अभी लिखता हूं, यहां 5 वर्ड और लिखूंगा, यहां तक लिखें फिर सवाल के साथ समझाता हूं कि ये लिखा यहां तक, सवाल लिखे। Following information relates to process 2. Following information relates to process 2 for the month of May. एक मैंने बहुत मुश्किल सेंटेंस बोला है, देखें संभल के लिखिएगा, शायद आपको समझ ना आ रहा हो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 2 फॉर द मंथ ऑफ मे। अच्छा, होमवर्क तो मैंने आपको स्प्रिंग 19 दिया है, लेकिन उसके अलावा एक हस्बे तौफीक सवाल बता रहा हूं, मैंने होमवर्क भी नहीं देना। वो जिसके पास टाइम होता हो करना चाहिए, तो आसान सा सवाल है। स्प्रिंग 21 अटेम्प्ट का सवाल था, आसान सा सवाल था, जिसने करना हो खुद ही कर लेना, अलग से पूछना पूछ लेना।
स्प्रिंग 21 ढूंढ लीजिएगा, ये प्रोसेस का एक ही सवाल होगा। मेरा ख्याल है पहला ही था शायद, मेरा ख्याल है प्रेस स्प्रिंग 21 का पहला ही सवाल है, मेहनत लिमिटेड। आसान सा सवाल है, वो हस्बे तौफीक किसी ने करना हो कर लेना, अलग से पूछना हो तो पूछना है जी। तो क्या फायदा, करना ही नहीं तो फिर फायदा। जो ऑफिशियल होमवर्क दिया है वो स्प्रिंग 2019 था, स्प्रिंग 2019 ट्यूलिप इंटरप्राइजेस, ये ऑफिशियल होमवर्क है। उसके अलावा अगर किसी के पास टाइम होता हो तो ये मैंने आइंदा होमवर्क नहीं देना, बस हो गया। हस्बे तौफीक किसी ने करना हो स्प्रिंग 21 तो कर लेना, और पूछना हो तो अलग से पूछ लेना। अच्छा, अभी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स सवाल लिखवा रहा हूं। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, सवाल लिखें, सवाल। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 12 लाख। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 12 लाख। आउटपुट में जेपीए 5000 यूनिट्स हैं, और जेपीबी 'जॉइंट प्रोडक्ट ए, जॉइंट प्रोडक्ट बी'। जॉइंट प्रोडक्ट ए के हैं 5000 यूनिट्स और हैं 5000, और बी के हैं 3000 यूनिट्स। रिक्वायर्ड है अच्छा, अब इतना अरसा हो गया कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालते हुए, अब मैं वहां से आगे चल रहा हूं ना, मैंने दे दी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। एग्जाम क्वेश्चन में ये निकालनी पड़ेगी, यानी एक फुल फ्लैश सवाल होगा, लेकिन मैं वहां से आगे नई चीज सिखा रहा हूं आपको। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स बता दी मैंने 12 लाख। रिक्वायर्ड है नंबर 1, एलोकेट टोटल कॉस्ट बिटवीन बोथ प्रोडक्ट्स, यानी इस 12 लाख को बांटना है। और दूसरी रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अच्छा, मैंने आपको ना इसका डाटा ही नहीं दिया, इसका नहीं, कल नहीं, अभी करेंगे, आज ही हो रहा है सारा कुछ, जिसने जाना चला जाए। इसका डाटा मैंने नहीं दिया इस सवाल में, तो फिर कौन सी रेशियो यूज करनी है? ये वाली। क्या जी? सब कुछ होता है यार, जो भी शुरू किया वो यूनिट्स कितने हैं? ए के 5000 और बी के 3000। टोटल कॉस्ट कितनी है जिसको बांटना है? किस रेशियो में बांटे? तो ए के हिस्से में आ जाएगा 12 लाख में से और बी के हिस्से में आ जाएगा 450,000। कोई मुश्किल काम? दूसरी रिक्वायरमेंट, कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, ये सवाल करने में एग्जाम का अगर सवाल है तो जो पहले किया था वो तो होगा ही होगा, वहां तक तो पहुंचना ही है। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालने के बाद एडिशनल काम ये है, कॉस्ट पर यूनिट कैसे? ए की डिवाइडेड बाय 5000, 150, 3000, 150। सेम क्यों आ गई दोनों की? हाँ भाई, क्यों सेम आई है? ये सेम इसलिए आ रही है
क्योंकि हमने जब इसको 8,000 से डिवाइड कर दिया तो ये पर यूनिट आ गई, यानी दोनों के लिए सेम। देखें 12 लाख को 8,000 से डिवाइड किया तो 150 आया। 12 लाख को 8,000 से डिवाइड करें 150 आएगा। तो उसी 150 को 5,000 से मल्टीप्लाई किया और फिर 5,000 से डिवाइड कर दिया तो 150 आएगा। 12 लाख को 8,000 से डिवाइड किया 150, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 से डिवाइड कर दिया तो 150 आना। तो ये आइंदा काम आएगी ये बात कि अगर जॉइंट प्रोडक्ट्स में कॉस्ट को यूनिट्स की रेशियो में बांटेंगे तो हर जेपी की पर यूनिट कॉस्ट सेम ही आएगी। ये लिख लें बात, ये आइंदा चैप्टर्स में काम आ सकती है। अगर जॉइंट प्रोडक्ट्स में जो कॉस्ट को बांटना है यूनिट्स की रेशियो में, अगर यूनिट्स की रेशियो में बांटा तो हर जेपी की पर यूनिट कॉस्ट सेम ही होनी है। अगर टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स को यूनिट की रेशियो में बांटें तो हर जेपी की पर यूनिट कॉस्ट सेम ही होगी। अगर टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स को जॉइंट प्रोडक्ट्स में यूनिट्स की रेशियो में बांटेंगे तो हर जेपी की पर यूनिट कॉस्ट सेम ही आनी है। अगला सवाल लिखें। सेम डाटा है सारा, सेम डाटा है सारा पिछले सवाल वाला, और एडिशनल डाटा लिखें। बाकी डाटा वही है, एडिशनल डाटा बता रहा हूं। ड्रिल चल रही है इसमें से। सेम डाटा है सारा, एडिशनल और बता रहा हूं। सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट ए की पर यूनिट सेल प्राइस 280 और बी की 200। ए बताई है 280 और बी बताई है 200। सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट ए की 5 रुपए और बी की 10 रुपए। रिक्वायरमेंट सेम है। ये यूनिट्स की रेशियो में बांटना अनफेयर है या फेयर है? दोनों की कॉस्ट 150 कहना फेयर है बात, क्यों नहीं है? नहीं, और रीजन फेयर कह रहा हूं, क्यों नहीं है? है? नहीं, चले खुद ही बताता हूं। अगर कोई प्रोडक्ट ज्यादा महंगा बिकता है वो बिजनेस को ज्यादा कमा के देता है, और कोई कम यानी सस्ता बिकता है कम कमा के देता है, तो इंसाफ ये है कि कॉस्ट में से ज्यादा हिस्सा किसको बांटना चाहिए? जो ज्यादा कमा के दे रहा है। तो ये फेयर नहीं है। तो इसलिए रेशो यूनिट्स नहीं होनी चाहिए, रेशो होनी चाहिए कि टोटल कमा के कितना देगा। और टोटल कमा के देने से मुराद सिर्फ सेल प्राइस नहीं है, कॉस्ट टू सेल भी कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या पता महंगा बिकता हो लेकिन खर्चा भी बहुत ज्यादा होता हो। तो इसलिए ज्यादा बेहतर रेशो है टोटल एनआरवी ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। बेशक सवाल में आपको यही क्यों ना कहा हो कि कंपनी की पॉलिसी है सेल प्राइस की रेशो में बांटना, इवन देन उससे मुराद एनआरवी है। तो अब इस सवाल को जब इस रेशो में बांटेंगे तो टोटल एनआरवी कितनी? ए की 5,000 इंटू 280 माइनस 5, 1375 000 बी 3,000 इंटू 200 माइनस 10, 12 लाख को इस रेशो में बांटना है, क्योंकि जो जितना ज्यादा कमा के देगा उसको उतनी ज्यादा कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए, ये ज्यादा फेयर है।
तो अब कॉस्ट की एलोकेशन हो जाएगी मैं यही छोड़ के पता नाम मुझे भूल गया आपका, उसामा। हाँ, इसको यही रखना, ये इस जगह उनसे कहना ये रुकवाएं काम एक है हिस्से में, उनसे कहना भी 15-20 मिनट क्लास चल रही है तो रुकवाएं। बारह लाख को इस रेशियो में बांटना है, 1375 डिवाइडेड बाय 848329। अच्छा, अगर ये मैं ऐसे कर लूं तो इसका मतलब आंसर रुपीज इन थाउजेंड में आ जाएगा। ये तो एक रेशो है, ये तो इसकी बात है कि आंसर पूरा आएगा कि रुपीज इन थाउजेंड में आएगा। ये तो एक रेशो है बस। ये तो मैं 1.375 और 1.975 भी कर सकता हूं। कुछ समझ नहीं मैंने क्या कहा। बी के हिस्से में कितना आएगा, 12 में से इसको माइनस भी कर सकते हैं। कितना 351671। और अब पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? ए की 848329 डिवाइडेड बाय 5000 जी 169.67 चले। और बी की 351671 3000 117.22। एक और लिखें, करें नोट। हाँ भाई, नोटेड। सेम डाटा पहले सवाल वाला, दूसरे वाला नहीं, पहले वाला, यानी 12,05,000 3,000। A is sold. A is sold at a price of A is sold at a price of 370 370 after incurring further processing cost of 50 रुपए and selling cost of 5 रुपए। 370 का बेचते हैं, लेकिन अभी ये फौरन बिकने की हालत में नहीं है, पहले ये फर्दर प्रोसेस होगा और उस पे 50 रुपए और खर्च होंगे 50, फिर 5 खर्च करेंगे कॉस्ट टू सेल, फिर बिकेगा जाके। इस सवाल में और अब इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ जी, मजीद एक नया खर्चा आ रहा है। तो एनआरबी का तो कॉन्सेप्ट ही होता है कि अब से ऑनवर्ड जो होगा उसका नेट, अब चाहे वो बस सिर्फ बिकने का खर्चा होना हो, चाहे फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा होना हो। सॉल्यूशन में क्या फर्क पड़ेगा? 370 में से 5 भी माइनस होगा और 50 भी माइनस होगा। अगर ये बात यही समझ आ गई तो बेशक ना रखें, सवाल हो गया है। समझ आ गई बात ये कि नहीं? कहते हैं तो सवाल करा देता हूं। प्रोडक्ट बी है, सवाल अब आगे चल रहा है ना, अगर नहीं समझ आया तो मैं करा देता हूं सवाल। तो लिखे ना, लिखवा रहा हूं। सेम सेंटेंस प्रोडक्ट बी के लिए रिपीट कर ले, वैल्यूज बदल रहा हूं बस। सेम अंग्रेजी जो ए की लिखवाई है वो सेम बी के लिए भी है, वैल्यूज बदल रहा हूं।
प्राइस है 275 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 30 रुपए 30 और सेलिंग कॉस्ट है 10 रुपए। सेल प्राइस 275 है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 30 है और सेलिंग कॉस्ट 10 है। क्या फर्क पड़ेगा अब इस सवाल पे? हाँ जी, 370 में से 50 भी माइनस होगा और 5 भी माइनस होगा। 275 में से 30 भी माइनस होगा और 10 भी माइनस, क्योंकि एनआरबी का कॉन्सेप्ट यही है कि अब से ऑनवर्ड जो होना है उसका नेट इतना खर्चा और होगा, इतना खर्चा और होगा तो इतने का बिकेगा। तो एनआरबी ना क्लास में कहना कुछ बता रहा हूं, जितना खर्चा और होना है उसका नेट करेंगे तो एनआरबी निकलेगी। ठीक है, या पूरा सॉल्व कर दूं? अच्छा, और ऐसे भी हो सकता था, कैसे? एक फर्दर प्रोसेस होना है, दूसरा नहीं होना। कॉन्सेप्ट क्या है कि एनआरबी के जो कल को सेल प्राइस में मिलना है माइनस जो खर्चा हो चुका जो होना है, तो एनआरबी टोटल की रेशो में बांटना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।